और आइए अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। कैराना के बाद मथुरा, अमित शाह ने पहले कैराना में मृगंका सिंह के लिए वोट मांगा। यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कैराना से की थी, जहां समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा से हुंकार भरी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की 3 धार्मिक स्थल में से एक मथुरा में बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भर रहे थे। अमित शाह ने यूपी चुनावी अभियान की शुरुआत कैराना से की। वो कैराना जो इस वक्त यूपी में हॉट सीट बन गई है। इसके बाद आज अमित शाह ने मथुरा से चुनावी हुंकार भरी। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को वृंदावन पहुंचे और सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मथुरा पहुंचकर अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मथुरा पहुंचे अमित शाह ने सीधे अखिलेश यादव पर प्रहार किया और समाजवादी पार्टी को गुंडों वाली पार्टी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई। इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश पर जातिवाद का प्रहार किया और दावा किया कि अखिलेश के राज में यूपी के विकास के बजाय एक ही परिवार का विकास हुआ। मथुरा में शाह ने दावा किया कि यूपी में योगी जी की अगुवाई में पारदर्शी सरकार चल रही है। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली, जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। मथुरा से पश्चिमी यूपी को सामने पहुंचे अमित शाह ने बांके बिहारी के दर्शन किए और लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगा। साथ ही दावा किया कि जिस तरह से 2014 से लगातार मथुरा के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, 2022 में भी वैसा ही सपोर्ट मांगने आया हूं। मित्रों, हमने गुंडा राज से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त किया है, दंगों से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, यहाँ पर ढेर सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ जरूर बताऊंगा। भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ प्रदेश में परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं। यहाँ पर वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में
भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मथुरा पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव के उस दावे को डिरेल करने की भी कोशिश की, जिसको अखिलेश यूपी के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली, करंट से साइकिल दौड़ाने का दम भर रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने प्रहार किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के पास घर नहीं थे, अखिलेश बाबू सुन लेना, गरीबों की बात करते रहे आप। घर नहीं थे गरीबों के लिए, 42 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको नीचे तक पहुंचा है। 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 37,000 करोड़ रुपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। अखिलेश शिवपाल की जोड़ी सुन ले, कोई बिचौलिया नहीं है, पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देकर 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मथुरा में न्यूज इंडिया की टीम ने भी ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया और उन लोगों से बात करने की कोशिश की जो अमित शाह की बैठक में मौजूद थे। ये जो मुख्य ये गेट है, यहीं से अमित शाह जो है वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद उन्होंने दर्शन किया। उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल जो थे वो मौजूद थे, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के वो प्रभारी हैं। इसके अलावा बात करें, श्रीकांत शर्मा उनके साथ में मौजूद थे और यहाँ से अमित शाह दर्शन करने के बाद निकले हैं। और अब क्योंकि कई उनके जो कार्यक्रम हैं लगातार हैं, संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी जो बैठक है वो होगी। और यहाँ अगर बात करें, जब अमित शाह पहुँचे थे उन्होंने व्यापारियों के साथ भी जो मुलाकात है वो किया। उन्होंने वस्त्र भी जो है वो भगवान को अर्पित किए और यहीं से मंदिर परिसर के अंदर जो है अमित शाह पहुंचे थे। तमाम जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत उन्होंने किया। ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मथुरा में पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मथुरा में 5 विधानसभा सीट है, जिनमें से बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 4 सीट हासिल की और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई। और बीजेपी इस बार 2017 से भी बड़ी जीत की उम्मीद पाले हुए है, क्योंकि बीजेपी लगातार अयोध्या की तर्ज पर मथुरा के विकास के दावे कर रही है। लेकिन बीजेपी की इस राह में इस बार किसान आंदोलन और जयंत अखिलेश की जोड़ी चट्टान की तरह खड़ी है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में इस जोड़ी को मात दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी सत्ताधारी बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री ने सफाई महोत्सव और दीपोत्सव की तुलना पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। यूपी की सियासत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेकर राजनीतिक दलों में बहस न छिड़ी हो, फिर चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो या फिर हिंदू मुसलमान का। सभी दल किसी न किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक दलों में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।
प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं, इतिहास ही रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व और विकास कार्ड खेलते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। 2012 से 2017 वाली सपा सरकार की तुलना अपनी सरकार से की। इससे पहले सीएम अपने 80-20 वाले फॉर्मूले के चलते चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि यूपी में 80% लोग पहले ही हमारे पक्ष में हैं और 20% ने हमेशा विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। सत्ताधारी बीजेपी जहां अखिलेश और अन्य पार्टियों को घेर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार ने दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से किसानों को रौंदने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से माफिया क्रिकेट खेलते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिखे। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से बलात्कारियों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता साक्षी है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, वो समाजवादी सरकार चाहती है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी तो चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अब देखना होगा कि लोगों को अयोध्या का दीपोत्सव पसंद आता है या सैफई का रंगीला उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बयान को लेकर फंस गई हैं। दरअसल भोपाल में एक वेब सीरीज में श्वेता तिवारी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर बवाल मच गया है। बात पुलिस जांच तक पहुंच गई है। यहां तक कि कुछ संगठनों ने वेब सीरीज की शूटिंग रोकने की भी धमकी दी है। देखिए रिपोर्ट। मेरे भगवान ले रहे हैं। मेरे भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी विवादों में घिर गई है। दरअसल श्वेता तिवारी एक वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची थी। इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान श्वेता तिवारी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद बवाल मच गया। मंच पर एक डिस्कशन कार्यक्रम में मजाक करते करते श्वेता ने विवादित बयान दे दिया। विवादित बयान में श्वेता तिवारी ने कहा कि मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। भगवान ले रहे हैं। मतलब कि मेरे भगवान ले रहे हैं। श्वेता की इस बात के बाद बवाल मचना शुरू हो गया। श्वेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी। मेरे भगवान ले रहे हैं। मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी। वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह का बयान देकर श्वेता ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। श्वेता तिवारी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लें। मनीष शंकर की वेब सीरीज शो स्टॉपर्स की शूटिंग मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें श्वेता तिवारी भी प्रमुख भूमिका में है। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल में श्वेता तिवारी की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। उनकी तस्वीरों को जलाया भी गया। मंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में नहीं होने देंगे। साथ ही श्वेता से माफी मांगने की भी बात कही। जाहिर है मजाक में कही गई बातों ने श्वेता तिवारी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
देश का बजट कैसे तैयार होता है? जो बजट महज एक दिन में संसद में पेश होता है, उसे तैयार करने में कितना वक्त लगता है? सरकार बजट को कैसे तैयार करती है? क्योंकि हम और आप जब अपने घर का बजट प्लान करते हैं तो बारीकी से हर चीज का ख्याल रखते हैं। ऐसे में देश का बजट बनाने में किन सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है? बजट के निर्माण से लेकर पेश होने तक एक एक चीज जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी की वजह से सरकार इस बार पेपरलेस बजट पेश करेगी। जहां बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय है, लेकिन इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। हजारों लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तब जाकर देश का बजट तैयार होता है। सबसे पहले जानिए देश का बजट क्या है। बजट 1 साल का हिसाब किताब होता है। बजट पेश करने से पहले एक सर्वे कराया जाता है, जिसमें सरकार की कमाई का अनुमान लगाया जाता है। बजट में सरकार अनुमान लगाती है, उसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और अलग अलग मंत्रालय के जरिए कितनी आय होगी। इस सर्वे में यह भी पता लगाया जाता है कि अगले साल सरकार का कितना खर्च अनुमानित है। सीधे शब्दों में कहें तो बजट 1 साल में होने वाली कमाई और खर्चे का ब्यौरा होता है। वित्त मंत्री अपने भाषण में इसी का ब्यौरा देते हैं और बजट 1 साल में एक बार पेश किया जाता है। संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इस अनुच्छेद के तहत सरकार को अपने हर साल की कमाई और व्यय का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते। आमतौर पर देश के वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी और से भी बजट पेश करा सकते हैं। देश में हाल ही में ऐसा तब हुआ जब अरुण जेटली बीमार थे और पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री न रहते हुए भी बजट पेश किया। बजट को तैयार करने का काम काफी जटिल होता है। बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग अलग मंत्रालयों के अनुरोध पर खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करता है। इसके बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला बजट सेक्शन करता है। बजट सेक्शन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभागों, सैन्य बलों को सर्कुलर जारी करता है, जिसमें आगामी साल के लिए खर्चों का एस्टीमेट मांगा जाता है। मंत्रालयों और विभागों की ओर से एस्टीमेट आने के बाद केंद्रीय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच चर्चा होती है। साथ साथ आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, FII, अर्थशास्त्री, सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं और उनसे बजट को लेकर राय मांगते हैं। इस प्रक्रिया को बजट पूर्व चर्चा भी कहा जाता है। बजट पूर्व चर्चा बैठकों का दौर खत्म होने के बाद टैक्स प्रस्ताव पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है। बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है और उन्हें फैसलों के बारे में अवगत कराया जाता है। देश का बजट एक्सक्लूसिव और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स होता है, इसलिए इसे तैयार करने में चुनिंदा अधिकारी ही लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्यूटर को इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट छपाई की प्रक्रिया से जुड़े 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी 10 दिनों के लिए पूरी दुनिया से कटे कटे रहते हैं। कर्मचारियों को घर तक जाने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट से जुड़े ये अधिकारी और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं। जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, तब तक बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वित्त मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। आने जाने की इजाजत नहीं होती। बजट बनाने के दौरान वित्त मंत्रालय में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा रहता है। इस दौरान खुफिया विभाग से लेकर के साइबर सिक्योरिटी तक अलर्ट रहते हैं। यही नहीं, इस दौरान बाकायदा मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते। बाकायदा इस दौरान सिर्फ लैंडलाइन के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। बजट से ठीक पहले वित्त मंत्रालय की ओर से हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है।
ये हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। इस समारोह के जरिए बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। बजट पेश करने की तारीख वैसे तो 1 फरवरी तय है, लेकिन इस पर सरकार लोकसभा स्पीकर की औपचारिक सहमति लेती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने के ठीक पहले समरी फॉर द कैबिनेट के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को जानकारी दी जाती है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट को सदन के पटल पर रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। बीते वित्तीय वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाओं की आस लगाए बैठे हैं। इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। अमीर गरीब में बढ़ती खाई और लगातार लुढ़कता सेंसेक्स भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। उम्मीद का बजट, आशाओं का बजट, आकांक्षाओं का बजट, साल 2022 का बजट। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहे देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आम लोगों को जहां राहत की उम्मीद है, वहीं इंडस्ट्री को सरकार से मदद की अपेक्षा है। सरकार के सामने एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। ये बजट न सिर्फ लोगों की अपेक्षाओं बल्कि सरकार की क्षमताओं की भी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी। ऐसे में इस बार कोरोना के नए वेरिएंट के साय से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए वित्त मंत्री की ओर से बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। वेतन भोगियों को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए से बढ़ाकर सरकार 1 लाख रुपए कर सकती है। दरअसल सैलरीड क्लास के लिए इस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन की धारा 16 के तहत महज 50,000 तय है। कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों में कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज समेत कई खर्च बढ़े हैं। ऐसे में घर से काम करने वालों को टैक्स में अतिरिक्त छूट का ऐलान हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट को सरकार 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। सरकार आगामी बजट में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री को कर के दायरे में ला सकती है। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए, तो कईयों की आय बिल्कुल कम हो गई। इस दौरान कई कोरोना मरीजों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों से वित्तीय सहायता मिली, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को ये लड़ाई अपने बूते लड़नी पड़ी। ऐसे लोगों को कोरोना के इलाज के लिए डिडक्शन का फायदा दिए जाने की घोषणा की उम्मीद है। कोरोना के चलते बीते 2 साल में हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है। बजट 2022 से उम्मीदें हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से बाहर किया जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है, या फिर 80C की लिमिट को ओवरऑल बढ़ाया जा सकता है। इस बार के बजट में करदाताओं को इंश्योरेंस, मेडिक्लेम प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी के भी कम होने की उम्मीद है। सरकार बीमा प्रीमियम पर लगाए जा रहे 18% जीएसटी को कम करके 5% तक ला सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा योजनाओं को चुनने के लिए प्रोत्साहित हों। पिछले 2 साल से महामारी की लगातार गिरफ्त में होने के कारण देश का हर सेक्टर प्रभावित रहा। इंडस्ट्री राहत चाहती है। किस सेक्टर की क्या डिमांड है या सरकार उसे कैसे राहत दे सकती है, ये भी आपको बता देते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 2 दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक समान टैक्स लगाने की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहा है। रियल एस्टेट, यह क्षेत्र देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। स्टाम्प ड्यूटी में कटौती,
सबसे कम होम लोन दरों जैसे कुछ लाभ को जारी रखने के समर्थन में है। हेल्थ केयर क्षेत्र कोरोना महामारी के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफी उम्मीद है। इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी की जाएगी। विमानन उद्योग में कम से कम 2 वर्षों के लिए कर छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद है। बजट में किसान और कृषि सेक्टर को लेकर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इस साल अपनी मांग को लेकर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। इसके अलावा भी किसानों की सरकार से कई शिकायतें हैं। किसान चाहते हैं कि बिजली के दाम कम होने चाहिए। खाद के रेट से भी किसान असंतुष्ट हैं। किसानों को रिझाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में इजाफा कर सकती है। सरकार इसे 6,000 सालाना से बढ़ाकर 8,000 कर सकती है। विभिन्न सेक्टर की मांग और आशाओं के बीच अब बजट पेश होने का वक्त आ चुका है। किस सेक्टर को क्या मिला, सरकार किसकी उम्मीदों पर खरी उतरी और किसकी उम्मीदों पर पानी फेरा, ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों पर बजट बनाने का जिम्मा था, जो टीम निर्मला के कोर मेंबर हैं, आइए अब आपको उनके बारे में बताते हैं। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी पद पर तैनात है। अजय सेठ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं। देवाशीष पांडा भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। तरुण बजाज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी पद पर तैनात हैं। तुहिनकांत पांडे के पास सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी विभागों में से एक निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन का कार्यभार है। टीम निर्मला के सामने बजट में आशाओं के बीच बड़ी चुनौतियों का पहाड़ भी है। लगातार धराशायी होता शेयर बाजार का सूचकांक अर्थव्यवस्था किस हाल से गुजर रही इसकी गवाही दे रहा है। इसी दौरान गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम इंडिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी परेशानी का सबब बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान जहां एक ओर देश में गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया, तो दूसरी तरफ इस दौरान देश में अरबपति अमीरों की संख्या बढ़ गई। 2021 में भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई। वही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है। कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे इंडिया को मोदी सरकार अपने 10वें बजट में क्या गिफ्ट देती है? मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, किसान को अपनी सौगात से कितना रिझा पाती है? इसी के साथ जो चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी है, उनसे सरकार कैसे पार पाती है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की बात कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जो कोरोना की मार से अब तक नहीं उबर पाए हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास इनकम टैक्स लिमिट में छूट और हेल्थ सेक्टर में कई रियायतों की उम्मीदें लगाए बैठा है। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट के पिटारे से लोगों को क्या तोहफा दे सकती हैं, इससे भी हमने समझने की कोशिश की। देश का आम बजट आने में बहस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कोविड महामारी की तीसरी लहर और बढ़ती महंगाई की मार के बीच इस बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। अर्थशास्त्रियों, तमाम विशेषज्ञों और वेतन भोगी वर्ग को बजट से कई उम्मीदें हैं। कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर का खर्चा बढ़ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से काम करने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव दिया है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य बीमा लोगों की सूची में प्राथमिकता बन गया है।
बीमा विशेषज्ञ चाहते हैं कि स्वास्थ्य कवर को 5% जीएसटी स्लैब में रखा जाए ताकि इसे और अधिक किफायती बनाया जा सके। जीएसटी दर में ये कमी अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए सक्षम और प्रोत्साहित करेगी। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर ईवीएस के पक्ष में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग है कम ब्याज दरों पर अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की ओर से अपनी बजट मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को सुझाव सौंपे गए हैं। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र उन सेक्टर में शामिल है जिस पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ। इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहा। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र बाजार में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग कर रहा। वहीं रेस्टोरेंट व्यवसाय को एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए सिस्टम बनाने की मांग की गई। बैंक और एमएसएमई उद्योग क्षेत्र आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अनुरूप समर्थन की मांग कर रहे, जिससे बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण पर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी शामिल है। बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं। मौजूदा मानक कटौती सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 75,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए करने की आवश्यकता भी बजट की उम्मीदों में से है। सैलरी क्लास लोगों को उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाए। इसे बढ़ाए जाने से वेतन भोगियों को सीधा टैक्स में छूट मिलेगी। विमानन उद्योग कम से कम 2 वर्षों के लिए टैक्स में छूट और न्यूनतम वैकल्पिक करके निलंबन की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा महामारी प्रभावित एयरलाइंस भी न्यूनतम वैकल्पिक कर को निलंबित करना चाहती हैं। कोरोना महामारी ने विमानन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स की भी बड़ी उम्मीदें बजट पर टिकी हैं। वे प्रतिभूति लेन देन कर में कमी चाहते हैं। शेयर बाजार से विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म कर देना चाहिए या इसमें कमी करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे वायरल हो रहे उस वीडियो की जिसमें कुछ सैनिक मोनिका ओ माय डार्लिंग गाने की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। दिन की शुरुआत में वार्म अप करने के लिए यह धुन बजाई गई थी, जिसे एक और काफी लोग पसंद कर रहे हैं, तो कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की है। सवाल है कि क्या सैनिकों की थोड़ी देरी के लिए रिलैक्स करने का अधिकार नहीं है? क्या वो धुन के सहारे मनोरंजन भी नहीं कर सकते? और क्यों इसे कुछ लोग देश का अपमान करार देने में जुटे हैं? देखिए रिपोर्ट। एक और पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ था। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही थी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए भारतीय सेना के जवान भी जोर शोर से जुटे हुए थे। इस बीच भारतीय नेवी बैंड के रिहर्सल का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही थी। सेनाओं के बैंड फाइनल परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस दौरान ब्रेक में नेवी बैंड ने बॉलीवुड गाने की धुन बजाई तो सैनिक झूमने लगे। भारतीय नेवी के जवान बॉलीवुड का हिट सॉन्ग मोनिका ओ माय डार्लिंग की धुन पर थिरकते नजर आए। जिसे आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया गया। इस वीडियो की जहां एक तरफ तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ कई विपक्षी दल इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। वीडियो को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने सैनिकों के बॉलीवुड प्रेम पर आपत्ति जताई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा,
इसको देखकर रोंगटे तो खड़े नहीं होते, लेकिन ये मन खराब कर देता है। सेना पर मोदी शाह हावी हो गए हैं। राजपथ पर बॉलीवुड के जिस गाने की धुन गूंजी, उसे मशहूर कंपोजर आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था। एलियन पर फिल्माया गया गीत असल में कैबरे गीत है। बॉलीवुड संगीत के इतिहास में मील का पत्थर समझा जाने वाला ये गाना आशा भोसले ने गाया था। हालांकि वीडियो को लेकर लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि सैनिकों को भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने का अधिकार है, तो कुछ लोग इसे देश का अपमान करार देने में जुटे हैं। रिपोर्ट न्यूज इंडिया। दिल्ली में एक महिला के साथ रोंगटे खड़े करने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल विवेक विहार इलाके में कुछ दबंगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसके बाल काटकर उसे गलियों में घुमाया भी। आरोप है कि इलाके की महिलाओं ने भी इस काम में दबंगों का साथ दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पीड़ित महिला की काउंसलिंग जारी है। राजधानी दिल्ली शर्मसार है ऐसे लोगों की करतूत पर जिन्होंने एक महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ किया। दरअसल शाहदरा इलाके में कुछ लोगों पर आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते इन्होंने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। बाद में महिला के बाल काटकर चेहरे पर कालिख पोत दी गई और जूते की माला पहनाकर गलियों में घुमाया गया। हैरानी की बात ये रही कि आरोपी के घर की महिलाएं ही पीड़ित के साथ मारपीट करती नजर आई। महिला की छोटी बहन की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को आरोपी के घर से बरामद कर लिया और इस वारदात में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिर हमें एक इतला मिला है, कुछ महिला मिलकर एक महिला को अपडेट किया है, उसको काफ़ी पिटाई भी किए हैं, धमकी भी मिला है। फिर इसी इन्फॉर्मेशन के दौरान हमारा बीटा ऑफिसर पीसीआर जो गाड़ी ने तुरंत वहाँ पहुँच के जो कस्तूरबा नगर जो जगह पे जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पहुंचकर फिर उसी घर से अक्यूज का घर से हमारा पुलिस ने वो टीम को रेस्क्यू करके लाके उनको तुरंत काउंसलिंग हम कराया है। उसके बाद उसका मेडिकल एड भी हमने ट्रीटमेंट भी कराया है। करा के उनका जो कंप्लेंट लिखकर उसमें हम तुरंत एफआईआर दर्ज करके जो अक्यूज जितने भी इन्वॉल्व है वो सब आइडेंटिफाई करके उसमें 4 लोगों को हमने कल अरेस्ट कर लिया है। बाकी आज भी एक अक्यूज को हमने अप्रीहेंड कर लिया है, उनको भी अरेस्ट हो जाएगा। बाकी लोगों को अरेस्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी टीम डिप्यूट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ कुछ लोगों की पुरानी रंजिश थी, इस वजह से इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। पीड़िता की बहन के मुताबिक महिला के घर के पीछे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अक्सर उससे बातचीत करना चाहता था। इस लड़के ने 12 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। लड़के के परिवार वालों को लगता था कि खुदकुशी की वजह महिला है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। घर से जबरन कुछ अवैध शराब बेचने वाले लोग उठाकर लेकर जाते हैं, उसको विवेक विहार लेकर जाते हैं और उसके साथ वहाँ पे 3 लोग गैंगरेप करते हैं। उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी और महिलाएं भी खड़ी होती हैं जो इन आदमियों को और उकसाती हैं कि और बुरी तरीके से गैंगरेप करो। लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, फिर उसको गंजा किया जाता है, उसके चेहरे पे कालिख पोती जाती है और पूरे इलाके में जूतों की चप्पल के साथ उसको घुमाया जाता है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। महिला इलाके में किराए के घर पर रह रही थी। पुलिस पीड़ित महिला को हर संभव सहायता पहुंचाने के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज इंडिया। और अब बात मैनपुरी के लोगों की। बात मैनपुरी में एक इमाम की दरिंदगी की। मैनपुरी में एक इमाम पर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस शख्स पर लोगों को तालीम देने की जिम्मेदारी थी वही कटघरे में खड़ा है। इमाम का गंदा काम, मस्जिद को किया बदनाम।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मस्जिद के एक इमाम पर 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है। आरोपी इमाम का नाम जमाल अहमद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है। हमारी बच्ची 2 बजे पढ़ने गई थी और वहाँ पढ़ते पढ़ते हाफिज जी ने वाले गंदी हरकतें की। इसने मुझे घर पे आके बताया। कितने साल की बच्ची है? 8 साल की। फिर आप थाने आई हैं, थाने क्या कार्रवाई हो रही है? अभी भाई माई देवर और मले वे लोग हम तो गाड़ी में वे लोग कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ गया क्या? हाँ। जो बच्ची को पढ़ा रहा था, हाँ, वो उसी ने गलत काम किया बच्ची के साथ। हाँ, उसी ने गलत तो काम। वो इस समय कहाँ पे थे? मस्जिद में मौलाना थे क्या? मस्जिद में मौलाना। आरोपी इमाम की उम्र लगभग 52 साल है। जमाल अहमद करीब मस्जिद में 10 सालों से इमाम का काम कर रहा था। इमाम गांव के बच्चों को इस्लामी शिक्षा दिया करता था। बताया जा रहा है कि पीड़िता बच्ची भी अपनी बहन के साथ उसी मस्जिद में पढ़ने जाती थी। बताया जा रहा है कि घटना के दिन बच्ची देर से घर पहुंची तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। घर वालों ने उसकी वजह पूछी तो बच्ची रोने लगी, जिसके बाद बच्ची ने घर वालों को पूरी बात बताई। पीड़ित बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आरोपित उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी जिले के थाना रामनगर के गांव सुड़िया मऊ का निवासी है। अभी कुछ दिन पहले ही 19 जनवरी को यूपी के ही हरदोई जिले के एक मदरसे में 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया था। उस घटना में पुलिस ने एक छात्र अरबाज को गिरफ्तार किया, लेकिन अब मैनपुरी में इमाम ने सारी मर्यादाओं को तार-तार कर दी। जिस पर लोगों को शिक्षा देने का काम सौंपा गया था, जिस पर दीन का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी पर हैवानियत का आरोप लगा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हम इंडिया के लोग में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।